अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाई द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि जो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ही सारा मास जो एटम का कंसंट्रेट क्यों हुआ होता है। तो इसको स्टडी करने से पहले आपको जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे का होता है कि एक ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जो इसके बाहर ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये ऑर्बिट्स, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया है। तो देखिए, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। ये जो था सर्कल दरमियान वाला, ये न्यूक्लियस था, और ये जो लाइंस हैं ये क्या है, ऑर्बिट्स हैं। तो इसी वजह से क्या है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैस जो है वो ज़्यादातर जो मैस है उसका न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, एटम का मैस। और मैस ऑफ द क्वेश्चन आपने आंसर कैसे लिखना है, द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स ग्रेटर देन द मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो बहुत कम होता है। आप यही समझ लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का मैस 1 ग्राम है तो जो प्रोटॉन का मैस है वो 1836 ग्राम हो गए, और न्यूट्रॉन का मैस भी तकरीबन इतना ही होता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जो न्यूक्लियस में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़ रहे हैं इनका जो मैस है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए जो उनका जो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस एटम के अंदर होने, न्यूक्लियस में होने की वजह से जो सारा मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसके आंसर में ही लिखना है कि द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स दैट ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Since protons and neutrons are located inside the nucleus and electrons revolve around the nucleus, most of the atoms mass is concentrated in the nucleus. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसी वजह से उसका जो मैस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों होता है। तो इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, आपने कहना है कि एलिमेंट्स डिफर ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता है ना कि एटॉमिक नंबर्स द मैस ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हर एलिमेंट जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट से। कोई भी ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नहीं है कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर है। तो इसी वजह से जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके, और इसी वजह से वो एक दूसरे से एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ। वो पूछ रहे हैं कि बिस्मिथ जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने साथ में इसका फार्मूला भी लिख दिया हुआ है कि बिस्मिथ में जो है वो 83। आपने अगर ध्यान से आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा हो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि लेफ़्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है नीचे 83 ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, और ये 210 जो है ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बिस्मिथ के साथ। तो ये जो होता था मैस नंबर होता है। न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का फार्मूला भी बुक में बताया हुआ है, क्या है कि मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो हमारे पास मैस नंबर यहाँ पर क्या था, 210 था, और एटॉमिक नंबर 83 है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो 217 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरीके से आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि वाई इज ट्रिटियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ट्राइट्रियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। तो आपने बुक अपने टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, और वो अपने अंदर से एनर्जी जो है उसको एमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो
इन्होंने इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि जो ट्राइटियम है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो होती है ना, ये रेशियो इम्बैलेंस होती है, जिसकी वजह से वो उसको अनस्टेबल बना देती है। ठीक है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो इसीलिए ट्राइटियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक, तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ कैन एन एटम अब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। एक एटम है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कैसे करेगा और इवॉल्व कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको मैंने आगे भी बताया कि जो होता है कि ये जैसे कि एक न्यूक्लियस है, तो ये इसके ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, ऑर्बिट्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, इस ऑर्बिट में मौजूद है, तो अगर इसने ये तभी एनर्जी, ये अगर इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, ऐसे 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 गोल गोल घूमता रहेगा, तो इसकी एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी एनर्जी तब डिफरेंस होगी जब ये इस लाइन से, इस ऑर्बिट से नीचे को मूव करेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर मौजूद होगा और इधर को मूव करेगा, ऑर्बिट अपना चेंज करेगा, तभी एक जो है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, तो इसके आंसर में आपने क्या लिखना है कि एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप टू हायर एनर्जी लेवल्स। मतलब कि लो, अंदर वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें से बाहर को एनर्जी, बाहर को उसने आना है। ठीक है ना, बाहर को जंप करेगा। ठीक है, तो तब वो एक्साइट हो जाएगा। इस एक्साइट का मतलब क्या है कि एनर्जी को जज़ब करेगा अपने अंदर। ठीक है ना, और रिलीज़ कब करेगा, इट रिलीज एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, कि वो जब वापस जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी को एमिट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अगर न्यूक्लियस है तो ये ऑर्बिट्स हैं, तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसने लोअर एनर्जी में जाना है, लोअर एनर्जी में जाना है, तो ये एनर्जी को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, बाहर निकाल देगा, एमिट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो नीचे वाले ऑर्बिट में है और उसने इस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाना है, तो वो एनर्जी को अपने अंदर अब जज़ब करेगा। ठीक है ना, तो यही थे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। इजी हैं बहुत ज़्यादा और थोड़े से भी हैं। अगली वीडियो में अब हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे करेंगे, तो फिर वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।